बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आप लोग को याद होगा, अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दूं, यानी जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जिन टॉपिक्स को स्टडी करा है, ठीक है, उसके हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। आपको याद होगा, क्योंकि मैट्रिक क्लास के हम स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा जो चैप्टर्स हैं वो 9 से थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। या ये भी कह सकता हूँ मैं कि वो जो चैप्टर्स हैं, बेसिकली वो जो मैट्रिक क्लास के चैप्टर्स हैं, वो डायरेक्टली थोड़े से 9 से थोड़े से डिफरेंट है, या थोड़े से कह सकते हैं सॉल्यूशन वाइज लेंथी है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन सॉल्यूशन वाइज थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे वो। तो इस वजह से हमने क्या करा है, हमने डिसाइड करा था कि हम पहले क्या करेंगे, हमारे जो 9th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, यानी मैथमेटिक्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उनको हम पहले क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके बाद ही फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्रिक सेंटेंसेस मैट्रिक क्लास का, उसको फाइनली हम स्टार्ट करेंगे। इसका रीजन आप जानते हैं, ठीक है। इसका रीजन बेसिकली ये है कि वो चैप्टर डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट हो रहा है, उसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नजर नहीं आते, ना बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें मौजूद, उसमें डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन पे फोकस करना। तो बेहतर ये था कि हमने, क्योंकि हमारा एक गैप भी आया हुआ था, यानी पेपर्स के बाद जब हमारी क्लासेस शुरू हुई उसमें हमारा गैप आया था। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अगर गैप आ जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। किस सेंस में मुश्किल हो जाती है, वो चीजें रिकॉल नहीं होती। जब आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रिकॉल करते तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने डिसाइड करा था कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लेंगे, यानी जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कहूंगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं, उन टॉपिक्स को बेसिकली हमने क्या करा था, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने क्या करा था, रिकॉल कर लिया। देन उसके बाद हम फाइनली अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपने लास्ट क्लासेस से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि 9 से रिलेटेड थे, मैं आपको बता चुका था 9 से रिलेटेड बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब 9 क्लास में एक स्टूडेंट आता है तो उसको हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, रिवाइज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने आज से पहले मैथमेटिक्स स्टडी नहीं करी होती है। स्टडी से मुराद बेसिकली उनको सॉल्व करना तो आता होता है, लेकिन उनको चीजों का यूज नहीं पता होता, इस्तेमाल नहीं पता होता कि क्यों बेसिस सेम वो पावर ऐड करते हैं, किसी नंबर के ऊपर पावर 0 तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर किसी कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर पावर इवन है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होता। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले तमाम चीजें रिकॉल करवा देते हैं। इससे फायदा ये होता है स्टूडेंट की बेस स्ट्रांग हो जाती है। आप जानते हैं किसी भी चीज की अगर बेस स्ट्रांग हो तो वो आगे बहुत देर तक टाइम रहती है चीज, ठीक है। तो इस वजह से लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, या यूं कह ले हम अपनी मैथ्स की बुनियादों को स्ट्रांग कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में मजीद कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा। ये लास्ट क्लास होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इंशाल्लाह ताला। इसके बाद फाइनली चैप्टर नंबर 6 जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, थोड़ा सा मैं डिफाइन करूं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम अलजेब्रिक सेंटेंसेस है, वो डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट होता है इक्वेशन से। उसमें डायरेक्टली आप लोग को इक्वेशंस नजर आएंगी और बोला जाएगा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो वहां पे तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर ये इक्वेशन है तो उसको किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं। इन शॉर्ट मेरा टोटल फोकस सॉल्यूशन पे होगा, कॉन्सेप्ट पे होगा, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। तो इस वजह से हमने क्या करा, पहले अपनी बेसिक्स को स्ट्रांग कर लिया, देन उसके बाद हम चैप्टर के बारे में आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली एक और लास्ट कॉन्सेप्ट जिसको मैं कह सकता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट में से इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। इक्वेशंस आपने 9 क्लास में भी सॉल्व करनी है। चैप्टर नंबर 4 आपको याद होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने जब फॉर्मूले के बारे में हम स्टडी करते थे, किसी भी फॉर्मूले को हम जब स्टडी करते थे, वो बेसिकली एक इक्वेशन ही होती जिसमें इक्वल टू के दूसरे एंड पे कुछ ना कुछ लिखा होता था। बेसिकली मैं इक्वेशंस को जो डील कर रहा था, तो इक्वेशन के बारे में कुछ ना कुछ आप जानते हैं, ठीक है, कि इक्वेशन क्या होती है। डिटेल में जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है, यानी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम अलजेब्रिक सेंटेंसेस है, उसमें मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में डिटेल से बताया है। उसमें कुछ नई टर्म्स आपको सुनने को मिलेगी, सीखने को भी मिलेगी, जिसमें ओपन सेंटेंस हो गया, क्लोज सेंटेंस हो गया, ट्रू सेंटेंस हो गया। ये आज से पहले हो सकता है आप लोगों ने ना सुना, लेकिन आपको वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वहां पे इक्वेशंस का पूरा कॉन्सेप्ट मैं वहां पे समझाऊंगा। देन उसके बाद एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे, वो आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे मैं आपको बता देता हूं कि इक्वेशन का मकसद क्या होता है। बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करने के हवाले से बता दूं, वहां पे डेफिनेशन आपको पता चलेगी।
इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद जो भी वेरिएबल है, क्योंकि इक्वेशन बेसिकली वेरिएबल से मिलकर बनती है, यानी वेरिएबल, कांस्टेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया, ये सारी चीजें आपको उसमें नजर आएंगी, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक पर्पस या मकसद या डेफिनेशन कह लो कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। इक्वेशन को सॉल्व करने का स्टूडेंट मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जो भी वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। आप नोट कर लें, जितनी इक्वेशंस आप आज से पहले पढ़ के आ चुके हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, उसमें सब में वेरिएबल प्रेजेंट होगा। यानी मुझे बोला जाएगा सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द फॉलोइंग। अगर इक्वेशन है तो 110% इसका मकसद ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। अब सवाल ये पैदा होता है, या यूं कहूं सर, ये तो पता चल गया कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। चलिए ये बात आपने बता दी, हमें बता दी थी, रिवाइज हो गई है। सवाल ये पैदा होता है कि सर किस तरीके से निकालेंगे। यानी माना कि सर एक इक्वेशन में वेरिएबल प्रेजेंट है, वहां से मैंने वैल्यू निकालनी है, लेकिन सर कैसे निकालेंगे, यानी हम किस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। तो वो बेसिक चीज जो कि चैप्टर नंबर 6 में मैंने डिटेल में पढ़नी है, वो बेसिक मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसके लिए जिसको मैंने नाम दिया हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन रखिएगा। सबसे पहली चीज आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं साइन के बारे में। यानी साइन कह ले या बेसिकली ऑपरेटर्स कह ले, जैसे लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिसेंटली आप पढ़ के आए थे, ठीक है, उसमें मैंने बताया था। तो बेसिकली यानी आपको जिक्र हुआ था, वहां पे मैंने बता दिया था। तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कहलाते हैं या साइन कहलाते हैं। मेन मकसद क्या है, अब जाहिर सी बात है, इक्वेशन बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें साइन ऑफ इक्वल टू प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक दिस वन। यानी एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस, एक ऐसा जुमला, एक ऐसी चीज जिसमें साइन ऑफ इक्वल टू मौजूद हो, इसको कहते हैं साइन। साइन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज की पहचान। जैसे कि आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम ये एक साइन है, किसकी, आपकी, यानी आपका जो भी पर्टिकुलर नेम है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको जाहिर करता है, वो साइन है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बेसिकली इक्वेशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें साइन ऑफ इक्वल टू मौजूद हो, या यूं भी कह सकता हूं जिसमें दो साइड्स मौजूद हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहां तक बात समझ आएगी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं इक्वल टू के एक एंड से, एक एंड मतलब अगर वो राइट साइड है तो मैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा, अगर वो लेफ्ट साइड है तो मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा, ठीक है। अगर इक्वेशन में लेफ्ट साइड से किसी चीज को मैं राइट साइड पे लेके जाता हूं, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूं, तो वहां पे साइन चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स कहती है वहां पे हम साइन को चेंज कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। क्या मतलब, अगर कोई चीज प्लस है इक्वल टू के एक एंड पे, तो दूसरे एंड पे मैं ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। अगर कोई चीज इक्वल टू के एक एंड पे माइनस है तो दूसरे एंड पे प्लस हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वेशन के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में है कि अगर इक्वेशन में कोई भी चीज प्लस की फॉर्म में एक साइड पे, दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगी, माइनस से प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं जो बोल रहा हूं वो आपके सामने मेंशन भी कर देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज प्लस की फॉर्म में लिखी गई तो इक्वल टू के दूसरे एंड पे माइनस हो जाएगी। अगर कोई चीज माइनस है, अगर मैं इक्वल टू के दूसरे एंड पे ले जाऊंगा तो वो चीज प्लस हो जाती है। यहां तक बात समझ आ रही है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई की फॉर्म में, अगर मैं इक्वेशन के दूसरे एंड पे ले जाऊंगा तो वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी। अगर कोई चीज डिवाइड की फॉर्म में तो इक्वेशन के दूसरे एंड पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी। ये चार कन्वर्जन बस अपने जहन में रखें, ठीक है, ये चार कन्वर्जन आपने अपने जहन में रखनी है। यहां पर रुके, एक बात मेरे जहन में आई, रिकॉल करवा देता दोबारा से। तो बात बेसिकली क्या है स्टूडेंट, आपको याद होगा, यानी आपको 9th क्लास का एक्सपीरियंस है। 9th क्लास में आपने मैथमेटिक्स का जो भी रजिस्टर मेंटेन करा था, आपको पता है कि किस तरीके से रजिस्टर मैथमेटिक्स का मेंटेन किया जाता है। यानी दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले में जो मैथमेटिक्स का रजिस्टर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। क्यों, इसका रीजन आप खुद है। यानी आपको ये बात पता है कि वो रजिस्टर बेसिकली, क्योंकि मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन ज्यादा होते हैं, तो रजिस्टर अगर हम पतला बना लेंगे, बहुत ही पतला, जस्ट लाइक जो बहुत ज्यादा थिन हो गया है, पतला होगा सिंपल सा, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम थोड़ा सा थिक रजिस्टर बनाता, इतना भी बड़ा ना हो कि आपके जब क्लास में आप बैठो तो डेस्क भी ना,
तो ये इस चीज का आपको एक्सपीरियंस है। तो दोबारा से बता देता हूँ, आपने वेल मेंटेन रजिस्टर बनाना है, यानी एक रजिस्टर बनाना है जो वेल मेंटेन होना चाहिए और आपने उसमें प्रॉपर तरीके से काम करना है। यानी जब इंशाल्लाह ताला आप यहाँ फिजिकली आएंगे तो आपके पास तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट का काम मौजूद होना चाहिए, यानी फेयर काम मौजूद होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर आपका बना हुआ होगा, उस पर कवर भी चढ़ा होगा, आपका नाम भी होगा, उसके बाद जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट का काम होगा वो उसमें मौजूद होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ, वो बात बेसिकली ये है कि आप ये बात जानते हैं कि मैथमेटिक्स का जो भी रजिस्टर होता है, हम उसके लास्ट में बैक साइड पे एक पोर्शन बनाते हैं, यानी एक हिस्सा बनाते हैं। वो पोर्शन, वो हिस्सा बेसिकली होमवर्क पोर्शन होता है, यानी आपका जो भी रजिस्टर है मैथमेटिक्स का, उसमें लास्ट में आप कुछ रजिस्टर को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, कम पेजेस बहुत ज्यादा ना हो, तो उसमें बेसिकली वो होमवर्क पोर्शन होता है। यानी जो भी मैं आपको क्लास में सवाल कराऊंगा, जैसे एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट हो, लेट्स से 6.3 स्टार्ट करना एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। 6.3 में 4 सवाल है, 3 सवाल या 2 सवाल मैंने करवा दिए, 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। वो होमवर्क क्वेश्चन आपने कहां करते होंगे, वो होमवर्क पोर्शन में करते होंगे। याद है, बात समझ आ रही है? वो जो होमवर्क पोर्शन आप लास्ट में बना रहे हैं, बेसिकली वो उधर वहां पे आपको होमवर्क करना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने एक और छोटा सा काम करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला भाई कि एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3, सपोज 2 और 3 सवाल आपके होमवर्क है, तो आपने जो रजिस्टर का टॉप है, जिसको मैं हेडर कहता हूं, यहाँ पे आप डेट और डे लिखते हैं, वहां पे आपने होमवर्क नोट करते रहना है, सफाई से, प्रॉपर तरीके से, पेंसिल से कर ले, पॉइंटर से कर ले, लेकिन सफाई से आपने वहां पे होमवर्क नोट डाउन करना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, जब कभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, इन शॉर्ट टेस्ट की तैयारी करेंगे, पेपर की तैयारी करेंगे, आपकी नजर उस टॉप पे जाएगी, तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि सर ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क दिया था, तो आपके ध्यान में फौरन से आ जाएगा होमवर्क, तो होमवर्क पोर्शन में मिलेगा, फौरन से आप वहां से होमवर्क वहां पे प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो ये एक फायदा हो जाएगा, यानी होमवर्क पोर्शन में होमवर्क मौजूद होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट आपके जहन में होनी चाहिए। फाइनली मैं चीजों को स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ सवालात मैंने, कुछ आसान सी इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, यानी 15 सवाल है, इसमें से कुछ सवाल या ये कह लें हाफ सवाल, हाफ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, हाफ क्वेश्चंस आपने खुद करना है, ठीक है। ये सवाल बेसिकली टोटली प्योर इक्वेशन से रिलेटेड है, यानी ये इक्वेशंस है, याद रहे इनको मैंने सॉल्व करना है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा आज का टारगेट है। आप ये बात जानते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालना, यानी वैल्यू मैं कैसे निकालूं, बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो यहां से मैं अपना आज का काम स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है x + 4 = 5, x + 4 = 5। सपोज मेरे पास ये एक इक्वेशन है, मैंने कैसे बोला ये इक्वेशन है, क्योंकि सर इसमें साइन ऑफ इक्वल टू प्रेजेंट है। आप जानते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इक्वल टू प्रेजेंट हो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, एन इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, फौरन से ध्यान में आ जाना चाहिए, सॉल्व करने का मतलब है इस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालना। वेरिएबल आप रिसेंटली पढ़कर आए, वेरिएबल व्हाट इज वेरिएबल, इंग्लिश अल्फाबेट, एनी इंग्लिश अल्फाबेट इज नोन एज वेरिएबल, ए हो गया, बी सी डी एक्स वाई जेड एंड टू सो ऑन, दिस इज नोन एज वेरिएबल। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट को कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। यानी इस सवाल में से सर मैंने x की वैल्यू निकाली है, कैसे x की वैल्यू निकालूंगा, इंतहाई आसान, कंसंट्रेशन रखिएगा। वैल्यू निकालने का तरीकेकार या इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकेकार, इक्वेशन में मौजूद जो भी वेरिएबल है उसको एक तरफ करना है, यानी अगर मैं बात करूं, एक तरफ वो पर्टिकुलर वेरिएबल होना चाहिए जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हैं, दरमियान में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और इस एंड पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी टर्म हो सकती है जो कि अदर देन वेरिएबल हो, यानी मिसाल के तौर पे एक एंड पे वेरिएबल होगा, इक्वल टू का साइन दूसरे एंड पे आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी टर्म हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है। तो वेरिएबल का मतलब, वैल्यू निकालने का मतलब वो एक एंड पे अलग होना चाहिए, बाकी दूसरे एंड पे वो दूसरी तमाम चीज होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन में आपका आंसर आ रहा है, इट्स मीन कि आप इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो यही मेरा टारगेट है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा वेरिएबल लिखा हुआ है, जस्ट लाइक वेरिएबल है, इसके साथ जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं, टर्म्स मतलब कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कोई वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है।
तो मैं उसको दूसरे एंड पे ले जाऊंगा। दूसरे एंड पे मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाऊंगा या राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाऊंगा। दो एंड नहीं हो सकते ना भाई, तीसरा एंड होगा नहीं। तो अब कैसे लेके जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज प्लस है तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है, माइनस है तो प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही चार चीजों के डेट्स मेरी इक्वेशन सर्कुलेट करती है, घूमती है, इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबिलिटी, ठीक है भाई। तो सॉल्व कर लेते हैं। करने का तरीका आप वेल नोन है। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सवाल को कॉपी राइट करता हूं। सवाल में एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। सवाल यहां पे लिखा हुआ है x + 4 = 5, ठीक है, और ये इंप्लाइज करता हूं। सेम तरीके से आप नोट करें कि x के साथ +4 लिखा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी रिकॉल करवा देता हूं, साइन बेसिकली आइडेंटिफाई कहां से किया जाता है। बहुत बेसिक चीजें मैं दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूं, जबकि मैट्रिक स्टूडेंट को करवानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा गैप आया है वो गैप और कम हो सके एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहली चीज मिसाल के तौर पर 4 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है सपोज। साइन आइडेंटिफाई कहां से होता है या कैसे होता है, किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का। याद रखिएगा साइन अगर कहीं भी किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लिखा हो, आप ये बात जानते हैं प्लस का साइन होता है। मैथमेटिक्स का रूल है कि कोई भी साइन अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ ना लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब वहां पे प्लस का साइन है। ये बात तो आपको पता है, ठीक है। अब साइन आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, याद रखिएगा स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे मैंने एक टर्म लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है 4 - 3। साइन हमेशा फ्रंट से आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का। फ्रंट का मतलब सामने, जस्ट लाइक आपका फेस फ्रंट साइड पे मौजूद है, यानी सामने है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये 4 है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 4 का साइन क्या होगा, सर बहुत आसान है, इसके फ्रंट में देखें, जो भी चीज लिखी हुई है ये इसका साइन कराएगा। 4 के साथ कुछ भी नहीं लिखा, अभी तो बताया था अगर मैथमेटिक्स में कोई भी साइन प्रेजेंट ना हो इट्स मीन के प्लस साइन होता है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस, यानी 4 के साथ प्लस साइन। सेम तरीके से 3 के फ्रंट में कौन सा साइन नजर आ रहा है, माइनस का, इसका मतलब 3 के साथ जो साइन है वो माइनस का साइन है। तो यहाँ से एक चीज आपको रिवाइज मैंने करवा दी कि साइन हमेशा आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का फ्रंट से, यानी आगे से आप पहचान सकते हो उसका साइन। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैंने +4 बोला, क्यों, क्योंकि 4 के साथ जो फ्रंट में साइन लिखा हुआ है स्टूडेंट वो प्लस है, इस वजह से +4 इसको रीड कर रहा हूं। अब जाहिर सी बात है इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब है सर इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालना। वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब उसके साथ जो जो चीजें लिखी हैं उसको दूसरे एंड पे ले जाना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे +4 लिखा हुआ है, अगर मैं +4 को दूसरे एंड पे लेके जाऊंगा, ठीक है, मतलब दूसरी साइड लेके जाऊंगा, आप ये बात जानते हैं प्लस से अगर कोई चीज लिखी हुई है और उसको मैं दूसरे एंड पे ले जाऊं तो वो चीज माइनस हो जाती है। तो इन शॉर्ट ये कुछ इस तरीके से बनेगा, x अपनी जगह पे लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि तब्दीली किस में आ रही है, 4 में आ रही है, ठीक है। 4 को मैं दूसरे एंड पे लेके जा रहा हूं। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि ये डेस्क है, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे मैंने मार्कर रख दिया, अब मैं यहाँ से मार्कर हटा रहा हूँ, जैसे कि मार्कर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूं, तो फर्क किस पे आएगा, मार्कर पे फर्क आएगा, डेस्क अपनी जगह पे रखी रहेगी, डेस्क को भी चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं 4 को दूसरे एंड पे लेके जा रहा हूं ना, x अपनी जगह पे लिखा रहेगा, इक्वल टू का साइन अपनी जगह पे लिखा रहेगा, 5 अपनी जगह पे लिखा रहेगा। अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं, जब वो एक एंड से दूसरे एंड पे किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को लेके जाते हैं गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं, रिमेनिंग जो भी कांस्टेंट वेरिएबल होता है उनकी प्लेसमेंट को खराब कर देते हैं, यानी उनकी जगह को चेंज कर देते हैं। भाई कॉमन सेंस की बात है कि मैं +4 को दूसरे एंड पे लेके जा रहा हूं, तो फर्क +4 पे पड़ना चाहिए ना, किसी और पे क्यों पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल जैसे मार्कर ये डेस्क पे रखा हुआ है, अगर मैं मार्कर को हटाता हूं तो फर्क किस पे पड़ेगा, डेस्क पे पड़ेगा, नहीं मार्कर पे पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने +4 को दूसरे एंड पे लेके जा रहा हूं तो फर्क भी +4 पे पड़ेगा, x अपनी जगह पे लिखा हुआ है, इक्वल टू अपनी जगह लिखा हुआ है, 5 अपनी जगह लिखा है। अब +4 को दूसरे एंड पे लेके गया, इट्स मीन के सर ये -4 हो जाएगा, ये मैं यहां से इसको यहां पे लेकर आ गया, यानी +4 से -4, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में अगर किसी चीज को आप एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाते हैं वो अपने साइन चेंज कर देती है, अगर प्लस हो माइनस, माइनस हो प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये चार कन्वर्जन के गेट्स मेरी इक्वेशन सर्कुलेट करती है, सराउंड करती है, यानी इसी के गेट घूम रही होती है। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। एक और छोटी सी चीज यहाँ पे मिस्टेक रिकॉल करवाना चाहूंगा। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब इक्वेशन में एक चीज को दूसरे एंड पे लेके चले, बात समझ आ गई। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि माइनस में
साइन चेंज हो जाएगा, इन शॉर्ट माइनस आ जाएगा। मैंने अगर आप नोट करें +4 को लास्ट में लिखा है, मतलब जो भी चीज लिखी हुई थी उसके एज इट इज लिखा, जिस चीज को मैं दूसरे एंड में लेके गया उसको मैंने हमेशा लास्ट में लिखा। क्यों लास्ट में लिखा भाई? सिंपल सी बात है ना, इनकी तो जगह चेंज नहीं हुई, जगह इसकी चेंज हुई है, जिसकी जगह चेंज हुई है वो लास्ट में बैठेगा, लास्ट में आएगा ना। सिंपल। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, उसको फ्रंट में लिख देते हैं और गलती कर जाते हैं। भाई गलती नहीं करें, हमेशा वो चीज लास्ट में जाएगी। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि स्टूडेंट क्लास में आते हैं, जो पहले आता है वो जगह पे आगे बैठ जाता है, ठीक है, जो लास्ट में आता है उसको जगह लास्ट में मिलती है। ये तरीके का है सिंपल सा। बिल्कुल इसी तरीके से ये कांस्टेंट है, इसको मैं दूसरे एंड पे लेके गया तो लास्ट में आएगा, ये तरीके का है। बाकी रहा क्या, सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा, x अपनी जगह पे लिखा हुआ है, इक्वल टू अपनी जगह पे, 5 के साथ प्लस है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन कन्वर्जन आप जानते हैं, आपको ये बात पता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यानी हमेशा दो अपोजिट साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा आंसर क्या आता है, माइनस आता है। जब दो सेम साइन जस्ट लाइक माइनस माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है हमेशा प्लस आंसर आता है। यानी अगर मैं बात करूं, ये तो सिंपल सा एडिशन परफॉर्म हुई है। यानी अगर कभी नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, या वेरिएबल या नंबर कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा साइन बड़े नंबर का आता है। ये बात आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट 5 - 4, तो इन शॉर्ट ये क्या रहेगा, 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 - 4 1, और आंसर किसका आता है, बड़े नंबर का, प्लस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे ग्रेटर है इसके रिस्पेक्ट से 4 के रिस्पेक्ट से। तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई इन शॉर्ट। तो इसको मैं यहाँ पे आंसर का नाम दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब एक एंड पे वेरिएबल और दूसरे एंड पे कोई भी कांस्टेंट या टर्म हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में आपका आंसर आ रहा है, इट्स मीन कि आपने इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम कर लिया। उम्मीद है जितनी बातें बता रहा हूँ बहुत आराम से सारी चीजें आपको मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, इसको समझिएगा। बात आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा तेज करेंगे। एक सवाल मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है x - +6 इज इक्वल टू 25। यानी क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है मैंने, x + 6 इज इक्वल टू 25। तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपीराइट कर ले तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 6 इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन मैंने रिकॉल कर लिया, वही बात, x की वैल्यू निकालनी है, 6 प्लस हो रहा है वहां पे आके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 अपनी जगह लिखा हुआ है, x अपनी जगह पे लिखा हुआ है, प्लस से -6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, 25 - 6, यानी प्लस के साथ जो साइन है बेसिकली 25 के साथ प्लस का साइन है, माइनस जो साइन है बेसिकली किसके साथ है, 6 के साथ, ठीक है। तो प्लस माइनस इन शॉर्ट माइनस होता है। तो 25 में से 6 माइनस करेंगे, इन शॉर्ट क्या आ जाएगा, 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ये बात जानते हैं साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। यानी अगर मैं बात करूं आपसे 25 जो है ग्रेटर है या 9 ग्रेटर है, तो कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आप जानते होंगे, 25 एक बड़ा नंबर है और 6 जो है छोटा नंबर है। तो 25 - 6 19, प्लस 19 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि सर साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो ये एक और मेरे पास इक्वेशन सॉल्व होकर आ गई। इतने आसान सवाल होते हैं इक्वेशन के। ये एक ऐसे एक्सरसाइज कह लो या एक ऐसा कॉन्सेप्ट कह ले स्टूडेंट कि एक दफा अगर आपको चीजें समझ आ गई, यानी अगर आपको एक दफा चीजें समझ आ गई, कोई सा भी सवाल है इक्वेशन का आप आसानी कर सकते हैं। तो ये एक कमाल कह लें या इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कह लें, ये बहुत आसान सी चीज है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया। अगर आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, यानी सेम तरीके से यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात इसका ख्याल रखिएगा, साइन यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं बता देता हूँ, 6 + y, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, 6 + y = 3, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, y = 6 - 3 - 6, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 6 - 3 3। अब साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 के साथ साइन क्या, माइनस, तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो -3 होगा। ये एक छोटी सी चीज थी, बाकी तो कोई मुश्किल नहीं है सवाल। तो ये दो क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, इसी से रिलेटेड है, इसी से रेलेवेंट ये क्वेश्चन है, तो आपने लाजमन इसको खुद करना है। याद बात समझ आ रही है? मजीद बात आगे बढ़ाता हूं। उम्मीद है जितनी बातें बता रहा हूं बहुत रिलैक्स होकर बता रहा हूं ताकि आप लोग सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 5 से बात करूंगा मैं, क्योंकि दो सवाल आपको मैंने होमवर्क दिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे लिखा हुआ है 3x = 3, ठीक है। 3x = 3, यानी 3x मतलब इनटू की फॉर्म है, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म है। सॉल्यूशन के बाद सवाल को मैं कॉपीराइट कर लेता हूं,
यानी क्वेश्चन को मैंने 3x इज इक्वल टू 3 लिख दिया, जस्ट लाइक ये। इंपॉर्टेंट तरीन बात, अगर आप नोट करें वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान कोई साइन नहीं है, वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इट्स मीन के वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान कोई भी साइन हो, जस्ट लाइक 3x लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीकेकार है, आप ये बात जानते हैं, बेसिक लॉज में मैंने बताया था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में, सॉरी नाउ वी लॉजेस एंड लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, अगर दरमियान में कोई साइन ना हो, किसी कांस्टेंट वेरिएबल के दरमियान में कोई साइन ना हो, इट्स मीन कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए यहां पे अगर आप देखिए 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू निकालिए, यानी मैंने 3 को दूसरे एंड पे लेके जाना है। तो सेम तरीके से वही बात, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो दूसरे एंड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इन शॉर्ट। तो उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, x की जगह x लिखा हुआ, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 3 की जगह 3, ये 3 इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड, और डिवाइड हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, डिवाइड बेसिकली जाहिर सी बात है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, जैसे कोई भी टर्म है उसके नीचे लिखा जाता है। अगर आप नोट करें कैंसिलेशन हो रही है, बहुत ही ज्यादा बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है। अगर कोई नंबर कोई कांस्टेंट वेरिएबल एक ही लाइक मतलब या तो सेम टेबल में आते हैं, एक जैसे वेरिएबल हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसका आंसर जो आ गया बेसिकली 1 आ गया। तो यानी ये आपके पास एक इक्वेशन सॉल्व होकर आ गई जिसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई। सेम तरीके से अगर आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने क्या करना है, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 आपने खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है x/2 इज इक्वल टू 4, x/2 इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन के बाद जाहिर सी बात है सॉल्यूशन की सर हेडिंग करेगी, तो मैंने यहां पे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी। सवाल यहां पे लिखा हुआ है x/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझिएगा जरा, अगर कोई चीज डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई हो, मैथमेटिक्स का रूल है या इक्वेशन में मैंने सीखा है कि अगर कोई चीज डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई हो तो दूसरे एंड पे अगर लेके जाओ स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी डिवाइड के अगर दूसरे एंड पे लेकर जाए चीज को वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ पे x लिखा हुआ है इज इक्वल टू अपनी जगह लिखा हुआ है, 4 अपनी जगह लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो x अपनी जगह पे लिखा हुआ है और 4 2 जा 8 होता है, तो ये यहाँ पे मेरे पास 8 आंसर आ गया दिस इक्वेशन का, यानी इस इक्वेशन का आपके पास आंसर 8 निकल कर आ गया। तो इन शॉर्ट बहुत ही आसान था, उम्मीद है जितनी बातें बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ साथ मैं बताता भी रह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, 3x plus 4 is equal to 13, 3x plus 4 is equal to 13, just like this। ठीक है, 3x plus 4 is equal to 13, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसको समझिएगा जरा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट से थोड़ा जितनी चीजें पढ़ ली हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं, 3x plus 4 is equal to 13, 3x plus 4 is equal to 13। मैं रिकॉल भी करता रह रहा हूँ साथ साथ, यानी अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है, यानी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं जूम कर दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, तो कंसंट्रेशन रखिएगा, कंसंट्रेशन से सुनिएगा। क्यों, क्योंकि चीजों को मैं बार बार रिपीट इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि आप सुन भी सकें, उसको जहन में भी बिठा सकें। बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आप नोट करें यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी, थोड़ी सी इक्वेशन लेंदी हो गई है इनके मुकाबले में। अगर आप नोट करें मैंने यहाँ पे 3x plus 4 is equal to 13 लिखा हुआ है, यानी सर मैंने x की वैल्यू निकालनी है, मैंने x की वैल्यू निकाली है कि सर x के साथ तो बहुत सारी चीजें लिखी है, x तो बहुत ही जाके देर में आ रहा है, उससे पहले +4 भी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है, बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि एक डेस्क पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं। मिसाल के तौर पे ये डेस्क है, यहाँ पर एक स्टूडेंट अंदर बैठा हुआ है, दूसरा स्टूडेंट उसके बराबर में, तीसरा स्टूडेंट उसके बराबर में। अब आपने जैसे स्टूडेंट 1 हो गया, स्टूडेंट 2 हो गया, स्टूडेंट 3 हो गया, ठीक है। अगर मैंने स्टूडेंट 1 को बोल दिया भाई बाहर आओ,
यानी बाहर निकल कर आई है, उसको कॉल आउट करता है, क्योंकि टीचर उसको कॉल आउट करता है, तो उससे पहले जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए यानी स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 2 उससे पहले बैठे हुए ना, तो वो सबसे पहले निकलेंगे, देन उसके बाद स्टूडेंट 1 बाहर आएगा, यानी स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 2 बाहर निकल कर आएगा, उसके बाद स्टूडेंट 1 आएगा ना, तभी तो ये स्टूडेंट 1 को बाहर कॉल आउट किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे? 3x यानी x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले जितनी भी चीज है उसको मैंने दूसरे एंड पे लेके जाना होगा। बिल्कुल ऐसी चीज जैसे कि तीसरे नंबर पे स्टूडेंट पहले बाहर आएगा, दूसरे नंबर का स्टूडेंट दूसरे नंबर पे आएगा, फिर जिस स्टूडेंट की हमें जरूरत है यानी जिसको कॉल आउट किया गया था वो स्टूडेंट सबसे लास्ट में आएगा। तो बिल्कुल सेम बात कि यहाँ पे +4 लिखा हुआ है, इक्वेशन के दूसरे एंड पे सबसे पहले मैं इसको लेके जाऊं। बच्चे गलती क्या करते हैं, याद रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं कि x के साथ वेरिएबल के साथ जो चीज लिखी होती है पहले उसको ले जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है भाई। इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा वेरिएबल से पहले जो चीज होती है उसको लेके जाते हैं, देन उसके बाद लास्ट में वेरिएबल दूसरे एंड पे जाता है, दूसरे एंड पे बाद वेरिएबल के साथ जो चीज होती है वो दूसरे एंड पे आती है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, कंसंट्रेशन रखिएगा। +4 है, वहां जाके -4 हो जाएगा, 3x अपनी जगह लिखा हुआ है, 13 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, +4 से -4 हो गया, ठीक है, 3x अपनी जगह पे लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 13 -4 प्लस माइनस माइनस 13 -4 9 होता है, और 9 भी किसमें होगा, +9 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 13 है, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व करो, 3x = 9, 3x = 9, ठीक है। अगर आप नोट करें 3 के साथ यानी x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो यानी 3 दूसरे एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट x = 9/3, x अगर आप नोट करें 3 और 9 यानी 3 के टेबल में 9 आता है, यानी कैंसिलेशन हो सकती है, इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, यानी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इन शॉर्ट यहां पे जो x की वैल्यू निकल कर आ गई वो क्या निकल कर आ गई है, 3 निकल कर आ गई। तो ये मेरा सवाल एक आसान तरीन क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपलीफाई हो गया। सेम तरीके से आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 10 भी है, यहां पे प्लस था वहां जाके माइनस, यहां पे माइनस वहां जाके प्लस। तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर उम्मीद है कि सारे सवाल सिमिलर क्वेश्चन ही करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 14 और 15 बेसिकली 9 और 10 से रिलेटेड है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद फिर हमारी छुट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है 3x/5 -6 = 0, यानी मैंने एक इक्वेशन लिखी है क्योंकि साइन ऑफ इक्वल टू प्रेजेंट। करने का तरीके का सर, सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले सवाल को कॉपी कर दे, सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले सवाल को कॉपी कर दिया, क्या लिखा है 3x/5 -6 = 0, ठीक है, 3x/5 -6 = 0। सेम वही बात, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेरिएबल से पहले जो भी चीज है उसको दूसरे एंड पे ले जाए, यानी यहाँ पे -6 से दूसरे एंड पे जाके +6 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन लिखिएगा, यानी ये हो जाएगा 3x/5 = 0, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +6, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यानी पहला सवाल है तो मैंने आपको 0 लिख के दिखा दिया। अदरवाइज अगर आप इसको -6 से उधर जाके +6, अगर आप इसको डायरेक्ट 6 भी लिख दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 0 में यानी किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 ऐड करने का मतलब है कुछ भी आपने ऐड नहीं करा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं इसको 6 भी लिख दूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं 0 + 6 लिखूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो पहला सवाल है, इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, या एक काम कर लेता हूँ 0+ लिख देता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जो अभी सीख रहे हैं थोड़ा सा गैप आया वो समझ सके, ठीक है। एक स्टेप पर ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो ये सिंपल सा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3x/5 = 0 + 6 आ जाएगा, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो इन शॉर्ट 3x अपनी जगह पे लिखा हुआ है 6 × 5, तो 3x अपनी जगह पे लिखा हुआ है 6 5 30, 6 5 30। तो सेम तरीके से आप नोट करें x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरे एंड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x = 30/3, कैंसिलेशन हो गई स्टूडेंट। कैसे जरा देखिएगा, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, तो जस्ट लाइक यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो बेसिकली 10 आ गई। तो
ये मेरे पास अनदर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। उम्मीद है कि आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज्यादा बेसिक था कि कैसे इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकता हूं और डील कर सकता हूं, उस कॉन्सेप्ट पे मैंने आप पे बात करी। अब उम्मीद करता हूं जितने कॉन्सेप्ट हम पीछे क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, आज की क्लास तक यानी आज की क्लास को इंक्लूड करके, तो वो आपके लिए कॉन्सेप्ट बेसिकली काफी है। यानी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम अलजेब्रिक सेंटेंसेस है, फाइनली उसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। तो बी प्रिपेयर, बी अटेंटिव, और जितना मैंने होमवर्क दिया है इसको स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, होमवर्क सेक्शन बनाना है, ऊपर नोट करने का तरीका, ये सारी चीजें अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बात बताई थी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।